Hello, welcome everyone to Northeast PSC. So today's discussion will be about the detailed analysis of APPSC exam strategy, preparedness plan and roadmap. तो कल जैसे कि आप लोग सबको पता है आपका 22 दिसंबर 2025 को आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अपना ईयरली जो कैलेंडर है 2026 का वो रिलीज कर लिया है और ये कैलेंडर के हिसाब से आपका 6 सितंबर को आपका एपीपीएससी का प्रीलिम्स होगा, सिविल सर्विस का प्रीलिम्स होगा और दिसंबर को इसका मेंस होगा। सो इसका रिलीज के बाद एवरीवेयर आप देख रहा होगा स्टूडेंट का एक पैनिक मोड हो गया, एक स्ट्रेस मतलब हो गया है। तो इसीलिए आज का ये जो सेशन रहेगा क्लास का वो बेसिकली आपको ये सिलेबस के बारे में और इसका जो स्ट्रेटजी है जो हम नॉर्थ ईस्ट पीएससी कर रहे हैं एज इंस्टीट्यूट किस तरह से गाइडिंग आपको देगा वो सब के बारे में। और यहाँ में डिटेल जो सिलेबस का एनालिसिस है और सिलेबस का जो मार्किंग स्कीम है और किस तरह से प्रिपरेशन करना है, मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड और आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा। और अगर आपको ये पीपीटी को डिटेल में पढ़ना है तो इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वही में इसका लिंक दिया गया है। वो लिंक का थ्रू व्हाट्सएप में आप जाके आप ज्वाइन कर सकता है जहाँ में आपको डिटेल ये पीपीटी का एनालाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट थिंग ये जो एग्जाम आने वाला है 2026 में जो 6 सितंबर को दिया गया है बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन गिवन बाय कमीशन बॉडी, तो ये एग्जाम का पास अभी निकल गया है तो वी हैव इनफ टाइम, है ना। तो हम एपिसेस हमको सबसे पहले ये एग्जाम देने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन से नहीं होगा। तो इसीलिए एक स्ट्रक्चर फेस जरूरी है, एक बहुत सा स्ट्रक्चर रूटीन अभी से बनाना ज़रूरी है ताकि वो आपको स्ट्रेस और आपको जितना हो सकेगा मैक्सिमम रिटेंशन करने में मदद करेगा। ठीक है, और आपको रैंडम स्टडी और बर्नआउट करना वो सब भी अवॉइड किया करना है। उसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिलेबस, जो एग्जाम आप देने वाला है वो सिलेबस आपको अंडरस्टैंड करना है। एंड पीवाई क्यूज यहाँ पे कोई कोई स्टूडेंट होगा जो पहली बार एपीपीएससी देना चाहता है, तो फॉर देम पीवाई क्या है? पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है वो बहुत एवरी एग्जाम में आपको, आप जितना भी टॉपर्स होता है वो लोग से सजेशन आप सुना होगा कि एवरी एग्जाम में पीवाईक्यूज का सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिकली आपको एग्जाम का फॉर्मेट के बारे में बताता है कि एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन किस तरह से ओरिएंटेड होता है आपका टॉपिक से रिलेवेंट और कितना आपको इन डेप्थ में जानना है, कैसे लिखना है, वो सब स्ट्रेटेजी पीवाईक्यू से हम बना लेते हैं। सो दैट्स वाई डिटेल सिलेबस के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीखना, प्रैक्टिस करना बहुत मस्त होता है। ठीक है, तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम दे रहा है तो इट इज़ नेसेसरी कि ये एग्जाम का जो सिलेक्शन स्टेजेस है वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज स्टेजेस। एंड दिस डिस्कशन इज बेसिकली फॉर जो स्टूडेंट मालूम है और जो न्यू ज्वाइन कर रहा है फॉर देम है। सो फिर से इसलिए हम दोबारा आपका शुरू से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो स्टेजेस होता है सिविल सर्विस का वो 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में होता है। फर्स्ट जो स्टेज है उसको हम प्रिलिमिनरी स्टेजेस बोलते हैं। प्रिलिमिनरी यानी कि प्रीलिम्स, इसमें हमेशा 2 पेपर दिया जाता है। पहला होता है आपका जीएस पेपर 1, ठीक है, जो कि मार्क्स होता है 200 के लिए, और दूसरा होता है आपका जीएस पेपर 2 यानी कि जिसको हम सी सेट पेपर बोलते हैं। ये सी सेट पेपर जो ये भी 200 मार्क्स का होता है और ये भी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब आपको इसमें सिर्फ 66 मार्क्स मिलना है। 66 मार्क्स मिलने के बाद बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी जो होता है उस हिसाब से 1:12 रेशियो लेके ये मार्क्स के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाता है वंस यू क्वालिफाई सी सेट। ठीक है, ये आपका प्रिलिमिनरी स्टेज हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है और दूसरा प्रिलिमिनरी स्टेज में ना नेगेटिव मार्किंग होता है, तो इसको आगे जाने से हम लोग और डिटेल एक्सप्लेनेशन करेगा। उसके बाद मेंस जो कम्प्लीटली रिटन फॉर्मेट में होता है और ये रिटन फॉर्मेट में आपका टोटल 8 पेपर्स होता है। एक जो ऐसे है, उसके बाद आपका जीएस का 4 पेपर होता है, ऑप्शनल का 2 पेपर होता है एंड एक इंग्लिश पेपर होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और ये इंग्लिश पेपर जो 300 मार्क्स का होता है और इसमें क्वालिफाइंग के लिए आपको 99 मार्क्स मिलना पड़ेगा। और बाकी का जितना जीएस पेपर है ये सब 250 मार्क्स का है, इवन ऐसे भी 250 मार्क्स का है। ठीक है,
उसके बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू में आपको 275 मार्क्स का इंटरव्यू रखता है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में आपको उस बेस से आपका मार्क्स दिया जाता है, ये जो वाइवा टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट है आपका एपीपीएससी का, एट ए ग्लैंस ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, जैसे आपका रूटीन निकल गया, हम लोग का तो टाइम टेबल निकल गया, तो आपको सबसे पहले अपना एक प्लान बनाना है, एक रूटीन हैबिट रूटीन बनाना है, और उसको आप ओबे करना है और आप उसको फॉलो करना है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर, प्रीलिम्स का जो मार्क्स होता है वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए है, वो मार्क्स को कभी भी मेंस का और वाइवा का मार्क्स के साथ ऐड नहीं किया जाता है। उसके अलावा सीधे सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर जो ऐसा पेपर होता है जो जिसमें मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट फेल हो जाता है, यानी कि 33% भी लेना मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए ये पेपर को आप इग्नोर नहीं करना है, सीसेट को भी एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। और सीसेट में ज़्यादातर क्या पूछता है बोलने से, यू हैव टू अंडरस्टैंड, सीसेट में कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश भी पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है, अरिथमेटिक का पार्ट पूछा जाता है, एंड जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन थोड़ा 1-2 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट जाए यूपीएससी का पैटर्न में ही दिया जाता है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग को आपको याद करना है। नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स में 1/3 ऑफ द मार्क नेगेटिव मार्किंग होता है, और जितना भी आपका क्वेश्चंस है वो सब इंग्लिश का मीडियम में सेट किया जाता है, ठीक है। और सिलेक्शन हमेशा 1:12 का रेशियो पे ही किया जाता है, ठीक। सो सिलेबस, अगर हम पढ़ रहा है तो सिलेबस आपका जो जीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें क्या क्या आपको देखना है। तो जीएस का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस में आपका जैसे आपका जीएस जीके जीएस हम बोलते हैं, है ना। तो जीके जीएस का सिलेबस में आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता है, कल्चरल हिस्ट्री आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, ज्योग्राफी का बोथ इंडिया एंड वर्ल्ड को पूछा जाता है, एनवायरमेंट साइंस टेक पूछा जाता है, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश लैंड एंड पीपल के बारे में पूछा जाता है, एंड करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो सिविल सर्विस है वो यूपीएससी से क्या अलग है बोलने से, यहाँ में प्रीलिम्स में एंड इवन मेंस में भी हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश लैंड एंड पीपल एक्सक्लूसिवली इसका जो अरुणाचल प्रदेश पे बेस ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो आपका ऐसे पेपर में भी आता है, ठीक है। सो ऐसे में आपका जो 250 मार्क्स में 125 और 125 करके एक पेपर जो कंप्लीट जीएस को कवर करता है, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश से बेस कंप्लीट टॉपिक आता है। तो उसके बाद आपका जितना स्टेट स्पेसिफिक ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक, सोसाइटी, वो सब अरुणाचल प्रदेश का जीएस का पेपर 1 में इंक्लूड किया गया है, ओके। तो मेंस राइटिंग में, है ना, तो मेंस राइटिंग में आपको क्या मालूम होना है, मेंस में सबसे पहले इंग्लिश होता है जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश बोलता है। ये इंग्लिश जो इसका जो स्टैंडर्ड होता है ये क्लास 10 का स्टैंडर्ड लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। क्लास 10 का स्टैंडर्ड लैंग्वेज में वो आपको पूछा जाता है, जिसमें आपको बेसिक और क्लियरिटी होता है। तो आप जो अपना रूटीन में आप क्या कर सकता है, आप 30 मिनट एवरी डे प्रिसाइज या तो ग्रामर का जो सेक्शन है आप उसको प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद ऐसे ऐसे में ज़्यादातर आइडियाज एंड स्ट्रक्चर्स को, यानी कि पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स को आप ब्रेनस्टॉर्म के फॉर्मेट में आप एवरी वीक आप प्रैक्टिस कर सकता है। और इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक ये जो आपका जो जीएस पेपर है, ठीक है, यही जीएस पेपर से आता है। ज़्यादातर ऐसे जो फॉर्मेट होता है यही जीएस पेपर का करंट रिलेवेंट टॉपिक ही होता है, ठीक है। उसके बाद जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, अरुणाचल एंड अदर एवरीडे न्यूज़ एनालिसिस का थ्रू आप इसका करंट न्यूज़ को आप फॉलो कर सकता है, और उसमें आप जितना हो सकेगा मैपिंग का थ्रू आप पढ़ सकता है, जो आपको और भी क्लियर कट आइडिया देगा। उसके बाद जीएस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो होता है उसको आप क्लियरली देखना है। साथ ही साथ आपको जितना हो सकेगा इससे रिलेटेड एनी 2 टॉपिक एवरी वीक आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पेपर 3 में आपका इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी ये सब है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसमें भी वो टॉपिक को एवरी डे ईच डे, जैसे आज आप अगर पॉलिटी किया तो कल आप ईवीएस का पेपर कर लिया, इस तरह से अपना आपको अपग्रेडेड रखना है। उसके बाद आपका जीएस पेपर 4 ये एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन से पेपर है। इसमें एवरी वीक 1 केस स्टडी आप पढ़ सकता है एथिकल इश्यूज से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल हमेशा इन डेप्थ और स्कोरिंग कंटेंट होना है, और उसको एवरी वीक का हर एक हफ्ता में 1 या 2 सेशन आप करके जितना भी ऑप्शनल रिलेटेड टॉपिक्स है उसको आप पढ़ सकता है, ठीक है। सो उसके बाद ये जो पर्सनैलिटी और स्टेट इश्यूज होता है ये इसको इश्यूज को अर्ली से आप स्टार्ट करो,
जब आपका रिजल्ट निकलेगा तब स्टार्ट करेगा, ऐसे मत करो। अभी से आप इसका इश्यू को एवरीडे, जैसे न्यूज़ एनालिसिस होता है और ये नोटिस पीएससी में भी होता है, वो न्यूज़ एनालिसिस को आप एवरीडे चेक करो, आप एवरीडे पढ़ो। उसमें जो आर्टिकल होता है करंट रेलेवेंट, उसको आप हमेशा बुलेट पॉइंट में लिख के रखो, अभी से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि इतना पुराना आपको मॉक इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं, रेलेवेंट वाला जो करंट समय में है उसी को पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर हम एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही हम पढ़ते हैं और मेंस भी हम जीएस का पेपर लो को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ऑप्शनल होता है ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है और इसी को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है। तो ऑप्शनल में ज़्यादातर आप जो कंफ्यूज हो सकता है कि हम ऑप्शनल क्या लेगा, है ना। तो देयर आर सर्टन स्ट्रेटेजी कि ऑप्शनल को हम कैसे चूज करें। ज़्यादातर जब आप ऑप्शनल चूज करते हैं, यू हैव टू चूज एन ऑप्शनल दैट में ओवरलैप विद द जीएस। क्योंकि आपको ना, अगर आप इस तरह से आप पेपर लेगा, सपोज आप ऐसे पेपर लेगा जो आपका जीएस से रिलेटेड है, जैसे मान लो हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री लेता है तो हिस्ट्री आपका जीएस पेपर 1 में उसके साथ मतलब क्लोज होता है, उसके साथ कवर्ड होता है। अगर आप सोशियोलॉजी लेगा वो भी जीएस पेपर 1 में। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप या तो पॉलिटी लेगा तो वो आपका जीएस पेपर 2 में। इकोनॉमिक्स लेगा तो वो आपका जीएस पेपर 3। इस तरह से आपको ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जो जीएस के साथ ओवरलैप करे, ताकि आपका सिलेबस रिड्यूस हो सके। दूसरा, ऐसे ऑप्शनल चूज करो जिसमें मटेरियल एबिलिटी हो, मटेरियल इजी से मिल जाए, पीवाईक्यूज आसान से मिल जाए, ठीक है। और जिसमें आपको गाइडेंस और इवैल्यूएशन मेंटर यहाँ में मिल जाए, इस तरह आसान वाला आपको चूज करना है। उसके बाद आंसर राइटिंग कंटेंट और जो कंफर्ट डायग्राम के साथ ड्रॉ किया जा सकता है, इस तरह वाला क्वेश्चन लेना है। और दूसरा आपका पर्सनल इंटरेस्ट, आपका भी इंटरेस्ट होना है ना। तो दूसरा ये है कि मैक्सिमम ऑफ पास हम लोग डिग्री में अलग अलग सब्जेक्ट के साथ पास आउट होता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, क्योंकि सिंस आई एम ऑल्सो साइंस स्टूडेंट, तो इसलिए हम वही ऑप्शनल ले रहे हैं। सपोज मान के चलिए आप साइंस स्टूडेंट हैं और आपका ऑप्शनल हो गया बॉटनी, ठीक है। तो आप जब सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बॉटनी और ज्योग्राफी, अब ये दोनों को सोच रहा है कि हम लेगा नहीं लेगा, ठीक है। तो आप उसमें क्या करेगा, आप ये दोनों कैंडिडेट यानी कि 2 सब्जेक्ट को आप पिक करता है जो आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। उसके बाद आप डिटेल इसका सिलेबस देख लो, फिर इसका सिलेबस देख लो। उसके बाद इसका PYQs आप देखो और इसका PYQs आप देखो। और अगर आप इसका PYQs अगर आप लिख पाते हो, देन वेरी गुड। और अगर इसका PYQs को आप और अच्छे से लिख पाते हो, देन आप इजीली डिसाइड कर सकेगा कि आपको किसको लेना है, ठीक है। क्योंकि ये और उसके अलावा ये जो नोट्स अवेलेबिलिटी है ना, उसके बाद वो लोग सबको आपको चेक करके यहाँ में ज़्यादा अवेलेबल सोर्सेस, मेंटरशिप, राइटिंग एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है ना, एग्ज़ाम का मॉक इंटरव्यू कहाँ है, वो सब देख के आप ये दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजी होता है और ज़्यादातर हम लोग का स्ट्रेटजी में हम हमेशा जीएस पेपर से रिलेट करता है जो आपको आसान देगा, ठीक है। सो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द सिलेबस। दूसरा, सिलेबस जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट बाउंड्री ऑफ प्रिपरेशन देगा, नॉट बियॉन्ड नॉट लेस। आपको एग्जैक्ट बाउंड्री में रख के प्रिपरेशन करने में मदद करेगा। ये आपको अंडर प्रिपेयर एंड ओवर प्रिपरेशन से मतलब स्टॉप करेगा, प्रिवेंट करेगा। और आपको रेलेवेंट जो टॉपिक है उसी पे डिपेंड करने देगा, ध्यान देने देगा और आपका समय और आपको इम्प्रूव करने में मदद करेगा। और दूसरा, सिलेबस जानने से क्या होता है, आपका स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट होता है और ये आपको क्या इंश्योर करता है, स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क करने में मदद करता है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये आपको एक डायरेक्शन लेस स्टडी करने में अवॉइड करता है इफ़ यू नो डिटेलली योर सिलेबस। सो सिलेबस में हम पहले प्रीलिम्स का डिटेल सिलेबस से हम स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स का डिटेल सिलेबस में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स में 200 मार्क्स का होता है जीएस पेपर 1 और इवेंट्स लाइक नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आपका हिस्ट्री का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, पॉलिटी, राइट्स, इकोनॉमिक, सोशियो डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोक्रेटिक, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री, सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ में एक कंसेप्ट बच्चा लोग से ये निकलता है कि जनरल स्टडीज एंड जनरल अवेयरनेस, ये दो चीज़, दे आर बोथ डिफरेंट थिंग, है ना। जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस ये दो अलग चीज़ है, एंड इट्स ट्रू। लेकिन मेरा इतना साल में हम लोग का जो प्रीलिम्स को हम लोग जो अपियर किया है, जनरल अवेयरनेस आपको तभी आएगा जब आपका जनरल स्टडी स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। जनरल स्टडीज़ में जो स्टैटिक पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी
एंड योर इकोनॉमिक्स एज वेल एज योर जनरल साइंस का जो स्टैटिक पार्ट है, अगर आप उसको बहुत अच्छा होल्ड रहेगा आपका, तब जाके उससे आप अवेयरनेस का क्वेश्चन को आप समझेगा. सो अवेयरनेस डायरेक्ट आप जंप करने के लिए पढ़ोगे विदाउट दिस स्ट्रॉन्ग फॉल, आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा. एंड एवरी एग्जाम में अवेयरनेस में जितना क्वेश्चन आता है उससे ज़्यादा जनरल स्टडीज़ का स्टैटिक पोर्शन से ही क्वेश्चन आता है. हर एक क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, अगर 100 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें से नहीं बोलने से 65 to 70% जो होता है, या तो 60%, वो क्वेश्चन जनरल स्टडी जो स्टैटिक पोर्शन है उसी से आता है. और बाकी जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक, एनी टॉपिक जो आपका करंट रेलेवेंट है वो आ सकता है. उसको आप एलिमिनेशन टेक्निक, अगर आपका स्टडीज जनरल स्टैटिक पोर्शन होल्ड है, स्ट्रांग है, तो आप उसको एलिमिनेशन टेक्निक से आप इजीली करेक्शन कर सकता है, या तो इजी करेक्ट आंसर दे सकता है. तो ये स्ट्रेटेजी रहता है. ठीक है. एंड यू हैव टू रिमेंबर कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्क दिया जाता है, और नेगेटिव मार्क्स जो 1/3 ऑफ द मार्क है, यानी कि 0.6 मार्क जो नेगेटिव होता है ईच गलत आंसर के लिए. तो इसीलिए एग्जाम में वो टेंडेंसी होता है, जब नेगेटिव मार्क नहीं करके एग्जाम देता है जैसे एपीएसएसबी का, तब एपीपीएससी में आपको हर एक क्वेश्चन को टिक करने का वो इच्छा होता है, तो उसको आपको क्लोज करना है, उसको आप कंट्रोल करना है. जो आपको एग्जैक्ट पता है वो आंसर को सिर्फ टिक कीजिएगा. उसके बाद सी सेट में आपका कॉम्प्रिहेंसिव, पर्सनल स्किल, लॉजिस्टिक, डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये जो सी सेट का सेट है इसका अलाइनमेंट यूपीएससी का मतलब जो सी सेट के हिसाब से ही है. और इसमें आपको प्रीलिम्स लेवल में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स मिलना है. इसमें टोटल आपका 80 क्वेश्चंस होता है, और ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है. और इसमें नेगेटिव भी 1/3 ऑफ द मार्क, यानी कि 0.75 मार्क्स दिया जाता है. तो इसमें आपको 66 मिलना है, और ये कंपलसरी मिलना है क्वालिफाइड नेचर का. ठीक है. तो प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रीलिम्स एग्जाम में ना आपको देखने के लिए, मतलब एग्जाम का फॉर्मेट हमेशा ऐसे होता है, टू चेक द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, वो है. उसके अलावा कैंडिडेट का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है ऑफ द सब्जेक्ट उसको चेक करता है, और देखता है कि कैंडिडेट किस हिसाब से जितना वर्ल्ड रेलेवेंट टॉपिक से उसको कितना जानता है ना. और ये कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव है जो अनवांटेड और नॉन सीरियस कैंडिडेट है उसको रिमूव करना. ठीक है. सो इसका ये जो फोकस जो मोर ऑन रिजेक्शन रादर देन सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट होता है. और ये जो कैंडिडेट्स को एनालिटिक एंड लॉजिस्टिक एबिलिटी थ्रू सी सेट वो जज करता है, देखता है कि वो टाइम मैनेजमेंट अंडर प्रेशर कर सकता है कि नहीं. इसीलिए सी सेट पेपर कंपलसरी रखा जाता है फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. ठीक है. उसके बाद मेंस का सिलेबस. मेंस का सिलेबस डिटेल अगर हम देखें तो इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर होता है, जिसमें भी ऐसे फॉर्मेट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव और ग्रामर पूछा जाता है प्रिसाइसली. और ये क्वालिफाइंग नेचर जो 300 मार्क्स कैरी करता है, और ये यहाँ पे मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड में किया जाता है. मेट्रिकुलेशन याद रखो, मेट्रिकुलेशन मतलब क्लास 10 लेवल में. ठीक है. ये आपका क्लास 10 लेवल का पूछा जाता है होगा. और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, और ये टोटल मार्क्स आपका 300 मार्क्स का है. सो क्वालिफाइंग होने से सिर्फ 99 मार्क्स ओनली. ठीक है. उसके बाद आता है आपका एसे पेपर 1. पेपर 1 जो आपका एसे है, और पेपर 1 से लेके ऑप्शनल तक का जो पेपर है वही आपका इवैल्यूएशन में जाता है. इंग्लिश का जो जीएस पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, 99 मार्क्स आपको कंपलसरी मिलना ही है. उसके बाद जीएस पेपर 1 ऐसे, इसमें 2 पार्ट किया जाता है. पहला पार्ट 1 में 125 मार्क्स होता है, जिसमें ऐसे रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल और इवेंट्स उसके बारे में पूछा जाता है. और 1 ऐसे जो मतलब 4 ऐसे होते हैं उसमें से एक आपको लिखना है. उसके बाद दूसरा पार्ट 2 यानी कि ऐसे पेपर 1 के अंदर में 125 मार्क्स, ये आपका ऐसे रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश का जो भी कंडीशन, जो भी इश्यू हो, है ना, मॉडर्न इश्यू हो या कोई भी मेडिवल इश्यू हो, कंटेम्प्रेरी इश्यू हो, उसके बारे में दिया जाता है. तो ये आपका 250 मार्क्स का है, और इसका मार्क्स जो इवेलुएट किया जाता है. उसके बाद आता है आपका जीएस पेपर 2. जीएस पेपर 2 को जनरली हम लोग जनरल स्टडीज 1 भी बोलता है. इसमें आपका इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इसके बारे में पूछा जाता है. और उसके बाद आपका आता है जीएस पेपर 3 जो कि 250 मार्क्स का है, ये भी इवैल्यूएशन में जाता है. और इसको हम लोग जीएस पेपर 2 बोलता है. इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, यानी कि जो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड. उसके बाद पेपर 4 यानी कि आपका जनरल स्टडीज 3, इसमें टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट वो सब इंक्लूड होता है.
उसके बाद पेपर 5 जिसको हम जनरल स्टडीज 4 बोलता है, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आता है। नाउ एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड ये बहुत नया सब्जेक्ट होता है जो सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर होता है, लेकिन ये नेसेसरी है। ये बेसिकली आपका कोर मॉडल, कोर वैल्यू से रिलेटेड होता है ये पेपर, और इसमें केस स्टडी बहुत होता है, तो उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद जीएस पेपर हो गया आपका, ये पेपर 6 एंड पेपर 7। तो पेपर 6 और 7 ये 250 मार्क्स ईच का होता है, और ये कोई भी ऑप्शनल पेपर, जैसे अगर आप हिस्ट्री ले गया तो हिस्ट्री का 2 पेपर होगा, या तो आप इकोनॉमिक्स ले गया, इकोनॉमिक्स का 2 पेपर, पॉलिटी तो पॉलिटी का 2 पेपर, इस तरह से एवरी पेपर का 2, मतलब ऑप्शनल पेपर का 2 पेपर देना होता है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंस एग्जाम क्या होता है? तो मेंस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैक्सिमम जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन को, अगर पीवाईक्यूज को आप देखेगा, यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का पैटर्न जो आपका बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए दिया जाता है, एक्सक्यूज मी, वो आपका कैंडिडेट का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स उसके लिए किया जाता है। उसके अलावा वो जो ना सिर्फ रिमेंबरिंग द फैक्ट्स बट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका ये डिसीजन मेकिंग, एथिकल ओरिएंटेशन है ना, उसके बाद आपका जो एबिलिटी टू अप्लाई थियोरिटिकल नॉलेज टू द रियल लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, इकोनॉमिक एंड एथिकल प्रोग्राम्स को देखा जाता है। और आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और क्लियरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, इसके लिए ये एग्जाम को दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका जीएस का जो फॉर्मेट है, अगर आप जीएस को पढ़ता है तो किस तरह से पढ़ना है? अगर आप जीएस पेपर 1 को पढ़ता है जो इसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, अरुणाचल है, तो उसमें हमेशा एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट मैप, ठीक है, एक मैप और डायग्राम के साथ पढ़ो हमेशा, वो आपको हेल्प करेगा। फैक्ट्स एंड केस स्टडी के साथ वो अलोंग आपको सर्च करके पढ़ना होगा। ज्योग्राफिकल जो टर्म्स है, सिंस ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफिकल टर्म्स, ट्राइबल इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल जो अरुणाचल प्रदेश से है और जो वर्ल्ड से है, इंडिया से है, उसको आपको पढ़ना है। ज़्यादातर ट्राइबल इंस्टीट्यूट आपका अरुणाचल से ही पूछा जाता है, तो आपको उसको पढ़ना होगा। उसके बाद जीएस पेपर 2 में जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो केसेस होता है, वो सब पढ़ना है। स्कीम का आउटकम्स, लोकल गवर्नेंस का एग्जाम्पल, स्टेक होल्डर एनालिसिस, इस तरह का आपको एग्जाम्पल बुलेट पॉइंट्स लेके पढ़ना होगा। और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में आप इकोनॉमिक डाटा प्रिपरेशन, जो टेबल होता है उसको सीखना है। फ्लो चार्ट कैसे बनाता है उसको सीखना है। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो साइकिल होता है, ऐसा साइकिल क्या क्या हम लोग बनाता है, वो सब आपको पढ़ना है। एंड एनवायरमेंटल जो कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कोयोटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस तरह से आपको पढ़ना है, उसको एग्जाम्पल फॉर्मेट में डालने का आपको सीखना होगा। उसके बाद जीएस पेपर 4 एथिक्स और इंटीग्रिटी वाला पेपर, इसमें एथिकल प्रिंसिपल्स का आपको थरो रखना है, और थिंकर्स और जो कोर्स होता है वो कोर्स को आपको सीखना है, ताकि आप उसको आंसर में पुट कर सकें और आपका आंसर का बहुत बेहतरीन मतलब प्रेजेंटेशन हो। उसके बाद केस स्टडी आपको पढ़ना है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर वैल्यूज जो रिलेटेड है वो पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज जो आपका रिसेंटली 2024 में 24 to 25 में जो एपीपीएससी खत्म हुआ है, वो एग्जाम का जो एनालिटिक स्ट्रेटजीज है, मतलब एनालिटिक जो अपडेट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो। सो लास्ट ईयर का 2024 में जब एपीपीएससी निकला आफ्टर 4 इयर्स, तो उसमें अराउंड 140 वैकेंसी था। ठीक है, सो उसमें 140 वैकेंसी था, जिसमें से कैंडिडेट 22,800 कैंडिडेट अप्लाई किया था। उसके बाद कैंडिडेट सिर्फ 1700 अपियर किया है, 17,000 अपियर किया था। और उसके बाद वो 17,000 से ओनली 7.2% प्रीलिम्स को पास कर सका है, और वो 7.2% उसमें से 1,660 कैंडिडेट सिर्फ लिया है जो मेंस के लिए अपियर होता है। तो इसका जो सिलेक्शन होता है वो 1:12 रेशियो में किया जाता है, और 92% जितना है वो रिजेक्ट किया गया था प्रिलिमिनरी स्टेज 1 में। ठीक है, तो न्यू रूल्स रिलीज हुआ था आपका कमीशन में 2024 में, जिसमें कट ऑफ, एज लिमिट, वो सबको चेंज किया था, और न्यू सिलेबस इंक्लूजन किया था अरुणाचल प्रदेश का।
तो इसमें कैंडिडेट जो पहले ऐसे था कि कैंडिडेट 33 एग्रीगेट मार्क मिलना है आउट ऑफ द 1750 आपका टोटल मार्क्स होता है। तो 1750 से आपको 33 का एग्रीगेट मार्क्स मिलना है और 45% मिलना है फॉर वाइवा क्वालिफिकेशन। पहले का ऐसे था। तो इस बार नया रूल चेंज हो गया जिसमें सिर्फ आपको 33 मार्क्स आपको मतलब 33% ऑफ 1550 मिलना है, यानी कि 577 मार्क्स मिलना है। और उसके बाद आपको सिर्फ उतना क्वालिफाई होना है वाइवा के लिए। उसके बाद बेस्ड ऑन द वैकेंसी और बेस्ड ऑन द मार्क्स का क्वालिफिकेशन हिसाब से आपको चूज किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट एटलीस्ट 20% मार्क्स मिलना है ईच सब्जेक्ट में इंडिविजुअली, ठीक है। उसके बाद एज में क्या है, मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 है और उसमें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यानी कि 40 इयर्स फॉर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्राइबल्स। उसके बाद एपीपीएससी का जो कट ऑफ था प्रीलिम्स में अनरिजर्व में 106.4 था, एपीपीएससी में 81.5 था और मेंस में अनरिजर्व में 913.5 था और एपीपीएससी का रिजर्वेशन में 785 था, ठीक है। तो ये इसका कट ऑफ का एक स्ट्रेटेजिक मतलब फ्लो चार्ट बना के रखा है, आपका बार ग्राफ बना के रखा है कितना मार्क्स हुआ है, ठीक है। सो इंटरव्यू में आपका 275 मार्क्स होता है। सो इंटरव्यू के लिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अपना एक प्रोफाइल बना के, माई प्रोफाइल बना के आप एवरी आपका जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, उसको क्लासिफाई करो। अभी से आपको कोई भी रेलेवेंट टॉपिक आपका डेली न्यूज़ में जो मिलता है उसको आप स्पीक आउट करो और करंट टॉपिक्स में जितना बुलेट्स हो सकता है अभी से प्रिपेयर करो फॉर द कमिंग दिसंबर मंथ, ठीक है। और एपी ये प्रीलिम्स का एनालिसिस, इस बार प्रीलिम्स का जो एनालिसिस था 2020 से 2024, 20 में आपका नया सिलेबस आया था तो 20 और 24 में क्या चेंज हुआ है। सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैटेगरी में। पहले साइंस एंड कैटेगरी से हार्डली 2 क्वेश्चन था, लेकिन ये साल 2024 में ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन पूछा है। सो सबसे बड़ा जंप आपका साइंस एंड टेक में देखने को मिला है। साइंस एंड टेक में कंसेप्चुअल बायोलॉजी, केमिस्ट्री फंडामेंटल, फिजिक्स, ग्राफ्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपका एग्जांपल में आरबीसी का बारे में, एच स्पेक्ट्रम बल्मर सीरीज के बारे में, लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूसेस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कंप्लीट एम्फोसाइज किया गया है। और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में 2020 में आपका 12 था, 24 में 17 बहुत जितना हो सकेगा क्वेश्चन पेपर जो कम्प्लीटली यूपीएससी अलाइन बन गया है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक रामसर साइट आपका मेयर्स का कॉलम में पूछा गया था, ग्लोबल प्रोटोकॉल्स एंड कॉप मीटिंग ये सब पूछा गया था। और अरुणाचल प्रदेश में उसका कल्चरल जोन, इंपॉर्टेंट पासेस, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब, ट्राइबल मिथ्स, ठीक है। ट्राइबल मिथ्स में आपका परशुराम कुंड जो क्वेश्चन आया था, हिस्टोरिकल सीक्वेंस, स्टेट बर्ड, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ कुछ एरियाज में डिक्लाइन देखने को मिला है। जैसे हिस्ट्री में 2020 में 20 क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार सिर्फ 15। हिस्ट्री का जो शिफ्ट हुआ है फैक्चुअल से क्रोनोलॉजी, मैच, रीजनल और कल्चरल इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, यानी कि एनालिटिक क्वेश्चंस। ज्योग्राफी में डिक्रीज देखने को मिला है, बाउंड्री, वाटरवेज, इंडस्ट्रियल रीजन, क्लाइमेट कंसेप्ट, ये वाला ज़्यादा एरिया पूछा गया है। पॉलिटी में 18 डिक्रीज हुआ है 23 से 18 में, यहाँ में कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज हो गया है। आर्टिकल बेस्ड एलिमिनेशन, शेड्यूल एंड कमिटी पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपेरिजन एंड वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी, इसका बारे में प्रीलिम्स में पूछा गया था। सो ओवरऑल जो अगर हम फ्लो चार्ट बनाए ईयर 2020 और 2024 का, क्योंकि इधर से आपका सिलेबस चेंज हुआ है कम्प्लीटली यूपीएससी का सिलेबस के हिसाब से, तो डिफ़िकल्टी में इस बार का ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। यहाँ में शुरुआत में फैक्चुअल पूछा गया था, तो अभी एनालिटिक और इंटरप्रेटेटिव हो गया। करंट अफेयर्स यहाँ में थोड़ा लो था, लेकिन यहाँ में बहुत हाई पूछा गया है। स्टेट स्पेसिफिक आपका 20 में बहुत मिनिमल था, यहाँ में बहुत एक्सटेंसिव बहुत पूछा गया है। कंसेप्चुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लेकिन यहाँ में हाई था। एंड पेपर रिलेवेंस जो स्टेट पीसीएस था, लेकिन इस बार का पेपर रिलेवेंस कंप्लीटली यूपीएससी का अलाइनमेंट में था, ठीक है। तो ये इसका अभी का जो हम एक्सप्लेन किया है उसका फ्लो चार्ट है, बार डायग्राम है, ठीक है। ये एनालिटिक फॉर्म में है, होगा। उसके बाद टॉपिक विथ इंक्रीज, क्या क्या टॉपिक इंक्रीज हुआ है। ज्योग्राफी में क्लाइमेट चेंज, आर्टिक मेल्टिंग, ग्लोबल रिसोर्सेज,
एक्स्ट्रा 2 हो गया। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में नेबरिंग का जो इंस्टेबिलिटी है, आपका इंडो पैसिफिक और इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में पूछा है। इकोनॉमिक्स में आउटकम फ्रेमवर्क, फिशिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूछा है। साइंस एंड टेक में नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक स्पेक्स, टोकामैक यानी कि मैसिव मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन पूछा गया था। ठीक है। और डिक्रीज में आपका रीजनिंग में जैसे सोसाइटी से डिक्रीज हुआ है, पॉलिटी से आपका थोड़ा मतलब अप्लाइड कंसेप्ट ज़्यादा पूछा है। हिस्ट्री से 3 या 4 क्वेश्चन हार्डली पूछा गया है। एनवायरनमेंट से रिड्यूस हो गया है, टू फोकस शिफ्ट हो गया है। डिसास्टर से लेस प्रायोरिटी दिया गया है। और सबसे ज़्यादा इंडियन सोसाइटी से बिगेस्ट ड्रॉप है। सबसे राइस इस बार का सेक्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है। सो वाई नॉर्थ ईस्ट पीएससी? सो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का इसका बनाने का, ये पीपीटी बना के आपको पेश करने का यही कंसेप्ट है कि हम लोग इन डेप्थ में ये कंसेप्ट को आपको प्रोवाइड करेगा, स्टडीज़ मटेरियल को। और यहाँ का टीचर बहुत वेल एक्सपीरियंस है, आपको प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप दिया जाएगा थ्रू द प्रोग्राम। और आवर अभ्यास कोर्स, ये अभ्यास कोर्स लास्ट ईयर हम लोग जनवरी से स्टार्ट किया था। जनवरी से तक अप्रैल का 2 तक रखा था, 2 अप्रैल तक। ये एक ऐसे कोर्स था जहाँ में एवरीडे ऑनलाइन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस था, जिसमें आपका आंसर क्यू को एवेल्युएट करके आपको फिर से मतलब करेक्शन दे के दिया जाता है। और ये बहुत सक्सेसफुल रहा था और इस बार भी यही हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहा है। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू प्रैक्टिस दिया जाता है। एपीपीएससी का कंप्लीट एपीपीएससी का काउंसलिंग दिया जाता है विद स्टैंडर्ड नोट एंड एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन। और हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पीएससी एक डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ में ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, रिकॉर्डेड फैसिलिटी भी है। और यहाँ पे हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पीएससी का अपना मतलब ऐप है, जिसका थ्रू से आप लॉगिन करके आपको सब सोर्सेज जो रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन आपको दिया जाता है। ठीक है। सो उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट पीएससी में स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो कंसेप्चुअल स्टडीज है वो भी दिया जाता है। सो ये प्रिपरेशन के थ्रू से अभी जैसे एग्जामिनेशन निकला है, आई होप कि आप लोग ये पीपीटी को डाउनलोड करके स्टडी करो जो लिंक में दिया है, और उसके बाद एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर करो, क्योंकि वी हैव इनफ टाइम एंड वी कैन डू इट। ठीक है। सो आई होप आप समझ में आए माय डियर स्टूडेंट। इफ एनी मतलब डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द गिवन नंबर्स आर देयर, आप वहाँ क्वेरीज के लिए पूछ सकता है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।